क्लियर है आपके पास? एक ब्लॉक हमारा कवर हो गया, 1, 2 और 5, 15 से 20 नंबर की हमारी कवरेज हो गई। हमने पहले वाले ब्लॉक पे 2 दिन लगाए, लेकिन ये वाला ब्लॉक जो है वो 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन में हमने ओरिएंटेशन भी करनी थी और हमारे जो 4 किताब में बड़े चैप्टर हैं उनमें से 2 पहले 2 चैप्टर्स हैं। तो और इसी तरह से फिर आगे मीटिंग डायरेक्टर का बड़ा चैप्टर आएगा, वो लास्ट ब्लॉक में। तो लास्ट ब्लॉक भी हम 2 दिन में कर रहे होंगे, पहला भी, और दरमियान के ब्लॉक जो है वो हम इस तरह से जो हमें टाइम मिलता चला जाएगा, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। आज 2 टारगेट हैं, डिविडेंड्स और अकाउंट्स। ये 2 चैप्टर हैं, ये बड़े हॉट फेवरेट 2 चैप्टर्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि पहले 1, 2 और 5 वाले चैप्टर की निस्बत भी ये ज़्यादा मज़ेदार एरिया है। छोटा सा एरिया है, डिविडेंड एक छोटा सा टेक्निकल सा चैप्टर है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और अकाउंट सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सारी बातें हैं जो बस रिपीट होती जा रही होती है। डिविडेंड से शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड प्रॉफिट की एलोकेशन होती है। यानी कि जब भी किसी से पूछा जाए कि जी डिविडेंड किसे कहते हैं, तो वो कहता है कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स लोगों में बांटती है तो इसको डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट जब लोगों में बांटती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। तो प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड होगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिविडेंड में सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी डिविडेंड देगी। अब आप कहेंगे जी वो प्रेफरेंस शेयर्स, उनको तो डिविडेंड मिलता ही मिलता था। आपको याद होगा उसमें हमने कहा था कि क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव 2 तरह से हो सकते हैं। अगर प्रॉफिट है तो दे दें डिविडेंड, नहीं है प्रॉफिट तो मत दें। अगले साल डिसाइड ये होगा कि जी कंपनी पुराने लोगों को डिविडेंड देगी या नहीं देगी, वो डिपेंड करता है कि उनका राइट क्यूमुलेटिव था या नॉन क्यूमुलेटिव था। ठीक हो गया। अब डिविडेंड से रिलेटेड छोटी छोटी सी बातें पढ़ते जाते हैं कि डिविडेंड का क्या है, क्या मोड होगा, किस किस तरह से होगा। डिविडेंड के बेसिक्स में सबसे पहले वो कहते हैं कि हर कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर है कि वो डिविडेंड दे सकती है। हर कंपनी अपने यूजर्स को प्रॉफिट का हिस्सा दे सकती है, चाहे मेमोरेंडम में लिखें या ना लिखें, हर कंपनी का ये इम्प्लाइड हक है कि वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो लगा दें, वही वाली बात है। बोरोइंग पावर लिखी है या नहीं लिखी आपका राइट है, रिस्ट्रिक्शन लिखी हो तो वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो होगी। इसी तरह से डिविडेंड लिखा है या नहीं लिखा, हर कंपनी का ये पावर है कि वो अपने मेंबर्स को प्रॉफिट, क्योंकि लोग कंपनी बनाते इसलिए हैं कि वो उसमें प्रॉफिट कमा सकें, तो डिविडेंड आपका बुनियादी हक है। और डिविडेंड दिया कैसे जाएगा? डिविडेंड कैश में भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। इन काइंड को हम कहते हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश डिविडेंड की सिर्फ एक ऑप्शन है। आपके जहन में आ रहा होगा बोनस शेयर, मैं फौरन से उसको क्लियर कर दूं, नहीं ऐसा नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग बोनस शेयर डिविडेंड नहीं होता है। अकाउंटेंट उसको डिविडेंड मानता है, वो कह देते हैं जी डिविडेंड जो है वो कैश में भी मिल सकता है और अपनी ही कंपनी के शेयर्स भी बोनस में मिल सकते हैं। कानून की नज़र में बोनस शेयर इज इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स एट जीरो अमाउंट। तो हम बोनस शेयर को डिविडेंड नहीं, हम बोनस शेयर को शेयर का इशुएंस मानते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डिविडेंड 2 ही तरह से होगा। अगर आपने एज अ डिविडेंड कोई चीज़ देनी है तो या तो आप पैसे देंगे लोगों को, या आपके पास कुछ और कंपनियों की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट उठा के बांटेंगे। बात समझ रहे हैं भाई? मेरी कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, वो भी एक एसेट है, और मेरी कंपनी ने किसी लिस्टेड कंपनी की, किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वो भी एसेट है। तो अगर मैं अपने मेंबर्स को कैश दे दूं तो वो भी डिविडेंड है। मैं वो लिस्टेड कंपनियों के शेयर जो मेरे हाथ में पड़े, मेरे शेयर नहीं, मेरे हाथ में पड़े हुए दूसरी लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स हैं, और लिस्टेड क्यों? इसलिए कि वो कैश के इक्विवेलेंट होते हैं। आपको कैश डिविडेंड नहीं दिया, मैंने शेयर दे दिया, आपने कहा सर ये क्या किया, ये मेरे साथ जुल्म हो गया, मुझे कैश देते हैं। तो मैंने कहा कैश ही तो है, शेयर रखना है शेयर रख लो, नहीं रखना जाओ मार्केट में बेच दो। उस दिन जो मार्केट में मार्केट प्राइस होगी उस रेट के हिसाब से हम आपको शेयर दे देंगे। तो डिविडेंड कैश भी हो सकता है या शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी जो कि हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी की जो हाथ में पड़े हुए हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। डिविडेंड किस प्रॉफिट से दे सकते हैं, किस प्रॉफिट से नहीं दे सकते? पहली बात है डिविडेंड प्रॉफिट से देना है, ये बात क्लियर है। डिविडेंड अनरियलाइज्ड गेन से नहीं देना, ऐसा गेन जो भी आपके हाथ में नहीं आया आपने उससे डिविडेंड नहीं देना। बहुत सारे ऐसे गेन होते हैं जो नजर आ रहे होते हैं लेकिन आप तक पहुंचे नहीं होते। इस पर मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि मिचल्स के बागात, फर्ज करें 2 करोड़ का उनका बाग है जो आम का बाग है, लेकिन अभी उसमें आम नहीं आए। जब उसमें आम आ जाएंगे तो उस बाग की वर्थ हो जाएगी शायद 3.25 करोड़, चूँकि उसमें 1.25 करोड़ के तो आम आ गए। तो ये डेबिट तो बाग डेबिट हो गया, ये आम डेबिट हो गए। एसेट है ना, मिचल्स के लिए तो एसेट है, जिससे उन्होंने वो फ्रूट और वो सारा जैम शैम वगैरह बनाना है। तो क्रेडिट क्या होगा?
गेन, कैसा गेन? अनरियलाइज गेन। ये प्रॉफिट में अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के थ्रू जाता है। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो दिख रहे हैं, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस है, आपकी एसेट बैठे बैठे बढ़ गया, अभी आपको पहुंचा नहीं, तो आप उसको घुमा के अदर कंप्रीहेंसिव इनकम से उसको फिर रिवर्सल, उसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और वो सारी चीज़ों की वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वो हाथ में नहीं आया। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉ वो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपने उसको मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। अब मेरे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और मार्केट में उसकी वैल्यू 5 करोड़ है, मैंने खरीदी 2 करोड़ की थी, तो मैं दिखाऊंगा उसे 5 करोड़ पे। ऊपर का 3 करोड़ मैं कहूँगा गेन है, लेकिन वो अनरियलाइज गेन है। बिकेगी तो ये हाथ में आएगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ यार, देखो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती थी, देखा 5 करोड़ की हो गई, कल को जल्ला आ गया उसी इलाके में, पता लग गया प्रॉपर्टी आधे करोड़ की भी नहीं रह गई। तो टेक्निकली अनरियलाइज्ड गेन जो हाथ में नहीं आए, आप उसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। तो उन्हें डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर फॉर एनी अनरियलाइज्ड गेन, जो कि अनसोल्ड प्रॉपर्टी या इस तरह की चीज़ों से जिसमें रीमयरमेंट और इस तरह की चीज़ होती है, आप उस तरह के प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देंगे, रियलाइज्ड डिविडेंड से देंगे। छोटा चैप्टर है, लेकिन मैं पॉइंट्स पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 2 चैप्टर्स में से एक पूरा पोर्शन बना हुआ है तो दोनों में से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। और चैप्टर 11 सीधा सीधा सा वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते जाएंगे, तो टेक्निकल डिस्कशन हम यहाँ कर लेते हैं। डिविडेंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से आने वाले गेन से भी नहीं दिया जाएगा। ये एक सरप्राइजिंग बात होगी आपके लिए। ये जो कंपनियों का गेन होता है अपने ही एसेट बेचने पे, आप इससे डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर ये इजाज़त मिल जाए कि आप अपने एसेट बेच के डिविडेंड दे दो, तो जब कंपनियों के बुरे हालात होंगे और मेंबर्स कहेंगे डिविडेंड, तो फिर अपने एसेट बेचना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी कौम कहे जी हमें खुशहाली चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए, वो कहें अच्छा चलो ठीक है, अपने एसेट उठा के बेच दें, जो पैसा है लोगों में खुशहाली बांट दें। लॉन्ग टर्म अप्रोच तो नहीं है। तो जो कंपनी अपने एसेट बेचना शुरू कर दे और उसके गेन से, तो इसलिए उन्होंने डिस्करेज कर दिया। उन्होंने कहा भाई गेन ऑन सेल ऑफ जो नॉन करंट एसेट्स या इमूवेबल प्रॉपर्टीज है या कैपिटल नेचर के आइटम है, उससे आप डिविडेंड नहीं देंगे। फिर इन्हें अचानक से याद आया कि हो सकता है कंपनी का कारोबार ही इस तरह के नॉन करंट एसेट्स टाइप की चीज़ों में डील करना हो। कंपनी काम ही बिल्डिंग खरीद के बेचने का करती हो, कंपनी फर्नीचर खरीद के बेचती हो। तो अगर आपका काम ही इस तरह के एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग है, तो वो आपकी ट्रेडिंग इनकम बन गई है। तो उन्होंने कहा अगर आपका काम इस तरह का है, इस तरह के कैपिटल नेचर के आइटम बेचने खरीदने का, तो आप दे सकते हैं। एंड इसके साथ होगा ये कि आपने सारे प्रॉफिट्स इसके एडजस्ट कर लिए हों लॉसेस के साथ। आईकेएप की किताब ने इस एंड को और इंटरप्रेट किया, और इंग्लिश वाला और, यानी उन्होंने लॉ को देख के जब उसको किताब में लिखा तो उन्होंने कहा या ये शर्त या ये शर्त, ये बेसिकली दोनों शर्तें इकट्ठे हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने एक एग्जांपल दी है जिसमें एरर, और आईकेएप क्या कर रहा है, हर अगले सेशन में अपनी एग्जांपल्स की एरर साथ साथ ठीक कर रहा है। टीचर बेचारे बताते हैं तो बच्चे जो है वो कहते हैं नहीं वो जी आईकेएप की किताब कैसे गलत हो सकती है। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन फिर आया है और बिजनेस लॉ की इतनी सारी एग्जांपल्स की इतनी सारी मिस्टेक्स अब आईकेएप ने फिर ठीक की है। और टीचर बेचारा कहता था नहीं भाई वो गलत है, नहीं सर आईकेएप में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये एक थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट इन्होंने किया है। डिविडेंड गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से नहीं दे सकते, वो कंपनी दे सकती है जो डील ही उस तरह के एसेट में करती है, क्योंकि टेक्निकली फिर वो उसका अदर इनकम नहीं है, उसकी मेन ट्रेडिंग इनकम है। और वो भी कब दे सकती है, एंड बिजनेस भी उसका यही हो, एंड उसने ऐसे प्रॉफिट्स और लॉसेज एडजस्ट भी कर लिए। ऐसा ना हो कि एक एसेट बेचा, प्रॉफिट हुआ, फॉरेन डिविडेंड दे दिया। नहीं, आपके जितने भी एसेट्स के बेचने से जो भी प्रॉफिट आए, जितने भी एसेट बेचने से जो भी लॉसेज आए, उनको आपस में एडजस्ट करके अगर बचा तो डिविडेंड दे सकते हैं। डन जी। नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में फिर क्या फ़र्क हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कानूनी तौर पर उस प्रॉफिट को कहते हैं जो डिवाइड हो सकता है। ये आपके प्रॉफिट में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में नज़र नहीं आएगा। ये आपके प्रॉफिट में नज़र आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में। डिस्ट्रीब्यूटेबल ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसका मतलब है डिविडेंड के लीगल मसलों मसाइल हटाने के बाद जो बचता है कि ये वो प्रॉफिट है जो बांटा जा सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। आसान अल्फाज में हम नेट प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह देते हैं आसान अल्फाज में, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगी हैं। अच्छा, अकाउंटिंग का सवाल करते हुए आप एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते फिर इसकी, जब आप डिविडेंड की कैलकुलेशन करते हैं? इसलिए कि वहाँ पे ये वाली इनकम बहुत छोटी सी होती है और आप कौन सा 100% डिविडेंड दे रहे होते हैं। आप अगर प्रॉफिट का 30, 40, 50% डिविडेंड दे रहे होते हैं तो ये बेचारा तो वैसे ही 4-5% होता है, तो इसलिए इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कानूनी एतबार से आपको उसको एडजस्ट करना चाहिए। डन।
डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड फाइनल डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है। नीचे रेड से कुछ ऐसी बातें हैं जो रिसेंटली सिलेबस में उन्होंने अपडेट की हैं। पेइंग एजेंट जो है वो रिसेंटली उन्होंने ये डेफिनेशन रिवाइज करके किताब में डाली है। तो अगर आपके पास सेशन के स्टार्ट की किताबें हैं तो आपके पास ये अपडेटेड लैंग्वेज नहीं होगी, ये उन्होंने सेशन के बीच में लैंग्वेज चेंज की है। फाइनल डिविडेंड जो है वो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो किताब है वो किस वक्त की है, क्योंकि जब ये चेंजेस आई हैं तो उसमें कुछ किताबें जैसे मेरी किताब आते आते थोड़ी लेट हुई थी, तो जब चेंज आई थी तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेशन के स्टार्ट की, अगर बहुत स्टार्ट की आपके पास किताब है तो फिर आपके पास थोड़ा आउटडेटेड होगी, तो एटलीस्ट ये वाली चीज़ समझ लीजिएगा ताकि आप थोड़ा सा एहतियात कर सकें। फाइनल डिविडेंड का क्या सिलसिला है? डायरेक्टर्स इसको रिकमेंड करेंगे, मेंबर्स इसको अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर्स कहेंगे हमारा ख्याल ये है कि इस दफ़ा इतना प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे देना चाहिए, मेंबर चाहें तो उस प्रॉफिट को रिजेक्ट कर दें, चाहें तो उसको एक्सेप्ट कर लें, और चाहें तो उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब मेंबर्स को लॉ ने बड़ी आज़ादी दी है यहाँ पे। अगर आपको डायरेक्टर्स का डिविडेंड अच्छा नहीं लगा तो आप उसको कम कर सकते हैं, आज़ादी चेक करें, बढ़ाने की आज़ादी नहीं है। तो डायरेक्टर्स डिविडेंड रिकमेंड करेंगे, मेंबर्स रिड्यूस, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इसको इंक्रीज करने की बात नहीं कर सकते। और जब डिक्लेयर हुआ है, ये डिक्लेयर कब होता है? फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है, एजीएम के अंदर अनाउंसमेंट होता है। अगर एजीएम एक्सटेंड हो गई है तो जिस भी डेट पे वो एक्चुअल में अनाउंस हुआ है कि हम फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। इस डेट के 10 वर्किंग डेज में आपने डिविडेंड देना है, 10 वर्किंग डेज। मैं पूरे लॉ में आपको जब दिन बताता रहा हूं और बताता रहूंगा इंशाल्लाह, मैं आपको डेज कहूंगा, वर्किंग डेज नहीं कहूंगा। जब लिखा होता है ना 21 दिन, तो 21 दिन का मतलब होता है आज से लगातार 21 दिन। जब लिखा होता है 7 दिन, तो आज से लगातार 7 दिन। दिनों की कैलकुलेशन कैसे करनी है? आपने जिस दिन खड़े हैं उसको काउंट नहीं करना, अगले दिन को पहला दिन काउंट करना है। हम कहते हैं 7 दिनों में ये काम हो जाना चाहिए, तो कल डे 1 है तो नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट, और चलते चलते अगले 7 दिन आपने इस तरह से काउंट करना है। तो जब हम बात कर रहे हैं दिनों की तो आपने दिन कंसेक्टिव काउंट करने होते हैं, लेकिन ये 10 वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं। वर्किंग डे रेगुलेशन है डिविडेंड की, डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2017, उसने बताया है कि डिविडेंड के केस में वर्किंग डेज का मतलब है वो दिन जिस पे बैंक खुले हैं। आपने एक दिन डिविडेंड अनाउंस किया, 3 दिन बाद सैटरडे संडे आ गया, बैंक बंद है, तो आपके 3 वर्किंग डेज हुए हैं। फिर अगले वीक में 5 वर्किंग डेज गुजरेंगे, फिर उससे अगले वीक में 2 वर्किंग डेज गुजरेंगे। तो ये 10 वर्किंग डेज हैं जिसमें आपने डिविडेंड देना है। आप डिविडेंड लोगों को भी दे सकते हैं और आप किसी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट को भी दे सकते हैं, किसी पेइंग एजेंट को भी दे सकते हैं कि यार ये कैश पकड़ो, तुमने हमारा डिविडेंड बांटना है। अब ये जो पेइंग एजेंट है, ये भाई साहब कौन है? ये कोई बैंक भी हो सकता है, कोई एंटिटी जिसमें शेयर रजिस्ट्रार भी हो सकता है जो आपके रिकॉर्ड वगैरह रखता हो शेयर के, ये सीडीसी भी हो सकता है, ज़्यादा बुक एंट्री सिक्योरिटी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि हमारे 15,000 शेयर होल्डर्स सीडीसी में मौजूद हो ऑनलाइन। हम सीडीसी के भाई इन 15,000 शेयर होल्डर्स का इतना डिविडेंड बनता है, ये आप पैसे पकड़ो, वो पैसे पकड़ें और खुद ही से सॉफ्टवेयर में हर बंदे के अकाउंट में उतने उतने पैसे डाल दें। तो डिविडेंड जो हम कैश में दे रहे हैं वो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं और हम पेइंग एजेंट के थ्रू भी दिलवा सकते हैं। पेइंग एजेंट कोई बैंकर भी हो सकता है जो हमारे कहने पे लोगों को बांटे, ये कोई शेयर रजिस्ट्रार भी हो सकता है जिसको हमारे सारे रिकॉर्ड्स पता हैं, और ये एक सीडीसी भी हो सकती है जिसके पास ये। अब इन पेइंग एजेंट की रेलिवेंट अप्रूवल होनी चाहिए एसबीपी के, कि उनको इजाज़त हो कि वो डायरेक्टली डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स वगैरह में या जो रेलिवेंट जगह है वहाँ पर जमा करा सकते हैं। Banks may not be required to appoint a paying agent and may itself assume its function and responsibility। इस जुमले का क्या मतलब है? मेरी कंपनी अगर खुद ही एक बैंक है, जो डिविडेंड दे रही है कंपनी, अगर वो खुद एक बैंक है तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप पेइंग एजेंट की तरफ जाएं, आप खुद भी पेइंग एजेंट अपने आप को बना सकते हैं। डन? तो ये हो गया फाइनल डिविडेंड। जब हम बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की, तो इंटरिम डिविडेंड आता है साल के बीच में, किसी भी वक्त आ सकता है। तो इस वक्त मेंबर्स को बुलाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि साल के एंड पे तो मेंबर्स ने मिलना होता है एजीएम में। तो इस वक्त मेंबर्स को मत बुलाएं, इस वक्त डायरेक्टर्स बैठ के डिसीजन ले लें कि कितना डिविडेंड होना चाहिए, और जो वो डिसीजन ले वही अप्लाई हो भी जाए। तो इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं और डायरेक्टर्स ही अप्रूव करते हैं, इसमें मेंबर्स का कोई इख्तियार नहीं है। और जिस डायरेक्टर की मीटिंग में वो रिकमेंड हो गया वो होता है डेट ऑफ डिक्लेरेशन, और इस डिक्लेरेशन के 10 दिनों के अंदर अंदर आपने जमा कराना होता है। कुछ पुरानी किताबें होंगी तो किसी एक जगह 10 दिन और किसी एक जगह 15 दिन लिखा होगा। अब ये सब 10 दिन हो गए हैं, ये जो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड अब ये 10 दिन पे चला गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ये रिसेंट जो चेंज, दफ़ा किताब का यूज़र होता है और वो में, तो ये आपने दोनों जगह 10 दिन, यहाँ पे भी 10 दिन लिखा हुआ है और इससे पीछे फाइनल डिविडेंड में भी 10 दिन लिखा हुआ है।
और ये 10 दिन कहाँ से आए हैं? डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन से। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सच डेज एज मे बी स्पेसिफाइड, तो हो सकता है आपके पास इस तरह का कोई जुमला लिखा हो। तो ये डिविडेंड की रेगुलेशन हमारे सिलेबस में उन्होंने डाली है और इसमें 10 दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 10 दिन कहाँ से शुरू होंगे? ये शुरू होंगे डायरेक्टर की मीटिंग से। जिस मीटिंग में डायरेक्टर के आपने ये फैसला किया है वहां से 10 दिन शुरू होंगे। अगर कोई बुक्स क्लोजर नहीं हुआ, और अगर बुक क्लोजर हुआ है, अभी बुक क्लोजर क्या है उसको समझना पड़ेगा। अगर बुक्स बंद हुई हैं तो जो स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर है वहां से ये गिनती होगी। बुक क्लोजर को समझने के लिए बुक क्लोजर का एक सेक्शन है, क्लोजर ऑफ रजिस्टर फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग कि कौन मालिक है, किस तरह से करके। भाई कंपनी का रजिस्टर है, कंपनी के रजिस्टर में आ रहा है कि हमारे पास 27,335 मेंबर्स हैं। कंपनी ने बैठ के उन सबकी डिविडेंड की कैलकुलेशन बनाई, उन सबको जब रब्ता किया तो एक मेंबर से रब्ता किया, उसने कहा जी मैंने तो शेयर पिछली रात बेच दी है, ये शेयर तो फलाना बंदे के पास है। अच्छा, फलाना बंदे के पास टाइम ही नहीं था कि वो रजिस्टर में उस वक्त तक दाखिला कराए। इंटरम तो कभी भी आ सकता है ना डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड में तो सबको पता होता है कि एंड पे डिविडेंड आना है, लोग पहले से ही अपना नाम रजिस्टर वगैरह में दराज कर लेते हैं। इंटरम अचानक से आया तो दिस कैन हैपन के बजाय इसके कि लोगों को सरप्राइज मिले और एक बंदा रोता ही रह जाए, यार मैं तो रात शेयर बेचा था, मैं रुल गया। एक बंदा रोता रह जाए, मैंने तो अपना नाम इंदराज ही नहीं करवाया रजिस्टर में। तो दिस कैन हैपन कि फॉर सम पर्पजेज, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, डिविडेंड, इस तरह की बहुत सारी ऐसे अनाउंसमेंट्स होती हैं जिसमें कंपनीज अपने बुक्स बंद करने का मतलब है हमारा शेयर रजिस्टर बंद है। यानी कि कंपनी कह देगी, फॉर एग्जांपल आज कंपनी कह दे कि जी आज से 10 दिन बाद से हम 8 दिनों के लिए बुक्स बंद कर रहे हैं, उन 8 दिनों में जो भी मार्केट में चल रहा होगा हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो लोग बुक क्लोजर के डे 1 पे हमारे पास रजिस्टर में आ रहे होंगे उनको मिलेगा डिविडेंड, उनको मिलेंगे राइट शेयर्स, उनको मिलेंगे बोनस शेयर्स। लोगों को एक डेडलाइन मिल जाती है, लोग जल्दी से, जिसने बेचना है बेच देता है, जिसने खरीदना है खरीद लेता है जो इसमें। और फिर MFA में गालबन आप पढ़ेंगे कि इस अनाउंसमेंट के बाद जो है ना, जब लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि डिविडेंड आने वाला है तो अच्छा वो शेयर ही ऑटोमेटिकली उस प्राइस पे आ जाता है कि वो डिविडेंड की एडजस्टमेंट हो जाती है। मेरे पास 10 रुपये का एक शेयर, मैं 10 का बेचने लगा था, मुझे भी पता लगा 4 रुपये डिविडेंड आना है। अब जिसको बेचूंगा वो 10 रुपये का शेयर लेके 4 रुपये डिविडेंड ले जाएगा, तो मैं भी उसे कहूँगा भाई 13.5 का शेयर देना है मैंने। तो कहीं ना कहीं वो उसमें अमाउंट कुछ ना कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो बुक क्लोजर का मतलब है बुक्स बंद होंगी, इस दौरान रजिस्टर में कुछ एंट्री नहीं हो रही होगी। जो लोग आए इस दौरान उनकी रिकॉर्डिंग होगी बुक क्लोजर के एंड पे, और जो लोग आए इससे पहले उनका नाम मौजूद है। तो बुक क्लोजर का जो स्टार्टिंग डे है उस दिन हमें एंटाइटलमेंट पता लगेगी कि किसको डिविडेंड मिलना है, उस दिन पता लगेगा किसको राइट शेयर मिलने हैं। अभी जो बुक क्लोजर है वो कहते हैं कि जी इसको हम इसलिए करते हैं कि कट ऑफ डेट मिल जाए ताकि हम ये देख सकें कि कौन कौन लोग हैं जिनको मीटिंग के नोटिस मिलेंगे, किनको डिविडेंड मिलेगा वगैरह। कंपनी को कम से कम 7 दिन का नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं कि आप आज से कह दें कल बुक्स बंद हो रही हैं और लोग लाइनों में लगे हुए हों। कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देंगे। बुक क्लोजर आप कितना कर सकते हैं, उन्होंने कहा जितने मर्जी डेज आप करना चाहें किसी भी वक्त आप कर लें, बस ये जहन में रहे कि पूरे साल में 30 से ज़्यादा ऐसे दिन नहीं होने चाहिए अब आपकी बुक्स बंद है। शदीद मजबूरी अगर आपको पड़ी है तो आप इसको मजीद 15 दिन की एक्सटेंशन इसमें ले सकते हैं SECP से अप्लाई करके। तो बुक क्लोजर समझ आ रहा है? तो बुक क्लोजर साल में 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन टोटल हो सकता है। इंडिविजुअली अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। हर बुक क्लोजर से पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस देना होगा। बुक क्लोजर, राइट शेयर्स, डिविडेंड, बोनस, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको करना पड़ सकता है ताकि आप सेटल हो जाएं कि व्हाट आर द मेंबर्स जिनको ये सारा काम होना है और बाद में आपस में लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो। बुक क्लोजर का नोटिस इंग्लिश उर्दू अखबार में लिस्टेड कंपनी ने भी देना है। तो ये बुक क्लोजर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब बुक क्लोजर अगर इंटरिम डिविडेंड है और उसमें बुक क्लोजर नोटिस भी है तो जिस दिन बुक क्लोजर शुरू हुई है वहां से 10 वर्किंग डेज शुरू होंगे। इंटरिम डिविडेंड था और बुक क्लोजर का नोटिस नहीं था, तो जिस दिन इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर की मीटिंग में तय हुआ वहां से 10 वर्किंग डेज शुरू होंगे। और अगर उन्होंने साथ में बुक क्लोज करने का नोटिस दिया है तो फिर अब डायरेक्टर की मीटिंग से गिनती शुरू नहीं होगी, जिस दिन बुक्स बंद होना शुरू हुई हैं वहां से गिनती शुरू होगी। डन। लिस्टेड कंपनी को उन्होंने एक पाबंदी लगाई है। अब अगर आप कहें आज मीटिंग करें डायरेक्टर्स और कहें जी हम लोग सोच रहे हैं हम इंटरिम डिविडेंड दें, हम बुक्स बंद करेंगे, हम आज से 2 महीने बाद बुक्स बंद करेंगे, तो उन्होंने कहा इतना मजाक भी नहीं है। डिविडेंड की गिनती कहाँ से शुरू होती थी? डायरेक्टर्स की मीटिंग से। अब इन्हें पता है कि हम बुक क्लोजर का नोटिस दें तो वहाँ से शुरू होगी, तो उन्होंने कहा हम 2 महीने बाद बुक्स क्लोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मजाक नहीं है। लिस्टेड कंपनी ये इंश्योर करेगी कि आपका जिस दिन डिविडेंड अप्रूव हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप बुक क्लोजर लाजमी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी अनाउंसमेंट के बाद आपने बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना। मैक्सिमम डिले कितना कर सकते हैं? 15 दिन। दिस 15 शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दिस 10।
ये 10 है कि जिस दिन डिक्लेयर हुआ है वहां से 10 वर्किंग डेज में पेमेंट होगी। और ये नीचे वाली बात है कि आपने जिस दिन डिविडेंड का सोचा और बुक क्लोजर भी सोचा, तो बुक क्लोजर आपके सोचने के 15 दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए लिस्टेड कंपनी के अंदर। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? देन लास्ट डिस्कशन होती है हमारी कि डिविडेंड की पेमेंट जो है वो किस तरह, किस मोड में हो, और वो पेमेंट ना करें तो क्या होगा। लिस्टेड कंपनी में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप शेयर होल्डर्स को इलेक्ट्रॉनिकली भेज दें। लिस्टेड कंपनी में आप तमाम शेयर होल्डर्स की बैंक डिटेल्स लेंगे और उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, आप फिजिकल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन बाकी कंपनियों में आपके पास 3 मोड्स हैं, आप क्रॉस चेक भेज सकते हैं, डिविडेंड वारंट भेज सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं। साथ में अगर कोई बंदा है जिसका बैंक अकाउंट आपको पता है, आप उसके नाम का क्रॉस चेक बना के भेज दें। वो बंदे को जब वो डाकी आएगा उसको लेटर मिलेगा, लेटर खोलेगा, क्रॉस चेक होगा उसके नाम का, वो अपने बैंक में जमा कराएगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे। डिविडेंड कैश में नहीं भेजा जाता। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लिफाफा खोलें और अंदर से नोटू निकल आए, तो वो पैसों को हम ट्रैवल नहीं कराते या क्रॉस चेक। दूसरा बैंक अकाउंट नहीं है भाई। लिस्टेड कंपनी के तो इन्वेस्टर ज़रा बड़े हैं, छोटी छोटी कंपनियों में छोटे इन्वेस्टर भी हैं, तो वो कहते हैं जी मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो फिर आप उसके नाम डिविडेंड वारंट भेजें। डिविडेंड वारंट उस बंदे के आईडी कार्ड के हिसाब से होगा कि ये मिस्टर मुश्ताक अहमद जिनका आईडी कार्ड फलाना साकिन फलाना जो है, इनको कंपनी ने डिसाइड कि कंपनी को 200 देगी। कागज़ आ गया उनके, वो कागज़ लेके कंपनी ने कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस बताई होंगी, अपने बैंक का बता दिया होगा, अपने पेइंग एजेंट का बता दिया होगा, या अपने रजिस्टर ऑफिस का बता दिया होगा। उसके अलावा SCCP भी कुछ मुंतखब कर देता है। आप जाएं, कागज़ दिखाएं और पैसे ले लें। तो अब ज़्यादातर लिस्टेड कंपनियों की गेम चल रही होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी कंपनियों में क्रॉस चेक, डिविडेंड वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये तीनों एप्लीकेबल करना होगा कि वो कौन सा वो कंपनी कि मैं इस साल के बीच में अगर वो मॉड चेंज करना चाहता है तो राइटिंग में कंपनी को बताए कि ये मेरा नया मॉड और ये उसकी डिटेल है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा आईडी कार्ड है, या ये मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल है, आपने अब आप वो मुझे डन। देन डिले इन पेमेंट की पेनल्टी क्या है? अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और डिक्लेयर होने के 10 वर्किंग डेज में नहीं तो क्या होगा? लॉ को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा जी चीफ एग्जीक्यूटिव को फाइन होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव को 5 मिलियन तक का फाइन हो सकता है, या 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। 5 मिलियन तक का फाइन, 2 साल तक की कैद, या दोनों। एक ये स्लैब है, और दूसरा वो इनएलिजिबल हो जाए किसी कंपनी का डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 5 साल तक। 5 साल तक किसी कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। तो मैं सज़ा को याद करने के लिए, जैसे बाइक होती है ना 1 to 5, तो मैं सज़ा को याद करने के लिए कहता हूँ 5 to 5। 5 to 5 एक छालिया का ब्रांड भी है, तो कराची के लोग अगर जो है वो सुन रहे हो तो वो 5 to 5 आप जो छालिया का ब्रांड है ना वो आप याद रखें। तो 5 to 5 है इसकी पेनल्टी, 5 मिलियन तक फाइन, 2 साल तक की कैद और 5 साल का बैन। डन। अब क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को हमेशा ही फाइन पेनल्टी होगी? नहीं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव बता देता है कि जी मेरी कोई जेन्युइन रीज़न थी, मैं बेचारा मैं क्या करता, मैं मजबूर था, तो अगर वो एक बड़ी ही सॉलिड किस्म की जेन्युइन रीज़न दे देता है तो वो बच सकता है इस पेनल्टी से। वो सॉलिड रीजंस लॉ ने बताई हैं 4-5। वो कहता है अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के 45 दिनों के अंदर अंदर भी आप SCCP के पास पहुंच के और उसको बता दें, और ये 45 दिन है तो फिर वर्किंग नहीं है, वर्किंग सिर्फ वो जहां था बस वहां पे बता दिया। 45 दिनों के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव अगर जाके बता दे जी मेरी कुछ मजबूरी बन गई थी। क्या मजबूरी बन गई थी? उसने कहा जी ऑपरेशन ऑफ लॉ था, मैं डिविडेंड देने जा रहा था, गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, नहीं जी कोविड है इस इलाके में आप नहीं जा सकते। हम डिविडेंड देने लगे थे, लॉ ने कहा इस बंदे की तहकीकात चल रही है, खबरदार इसको पैसे ट्रांसफर नहीं करने। कोई कानूनी रीजन की वजह से हमने डिविडेंड नहीं दिया। शेयर होल्डर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरा डिविडेंड ऐसे करके पे कर दो, और वो इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी जो हम कंप्लाई नहीं कर सकते थे। कई दफ़ा शेयर होल्डर भी बड़ी वैरायटी करा देता है, जी मेरा एड्रेस चेंज हो गया, ऐसा कर देना, मेरे पैसे यूं करके ऐसे करके मेरे हॉस्टल भिजवा देना। तब हम कहेंगे नहीं यार ऐसे नहीं, को खुदा का खौफ करो, कोई भी ले लेगा वहाँ से तुमसे पैसे। तो कभी कभी शेयर होल्डर जो डायरेक्शन देता है वो हम कंप्लाई नहीं कर पा रहे होते, तो भी ये एक एक्सक्यूज़ है। ये चंद एक्सक्यूज़ हैं जिसमें आप डिविडेंड नहीं भी पहुंचाएंगे तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए 45 दिनों के अंदर उनसे अप्रूवल लेनी ज़रूरी है। SCCP को बताना ज़रूरी है कि ये मामला था। डिस्प्यूट राइट टू रिसीव डिविडेंड। एक भाई साहब की डेथ हुई है, उसकी शेयर बच्चों में ट्रांसफर, और बच्चों का झगड़ा है। बड़ा भाई कहता है मुझे ज़्यादा शेयर मिलने चाहिए थे, छोटा कहता है कि नहीं बराबर मिलने चाहिए थे। अब बड़े भाई ने छोटे भाई का गिरबान पकड़ा हुआ है, और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और डाकिया कहता है मुबारक को 3 लाख का डिविडेंड भी आया है।
अब वो पहले ही आपस में लड़ रहे हैं कि शेयर किसके हैं, ऊपर से डिविडेंड आ गया, वो तो कत्ल कर देंगे एक दूसरे को। तो अगर डिविडेंड के रिसीव करने के राइट में मसला है, शेयर की ओनरशिप में मसला है, कोई झगड़ा है, कोई फड्डा है, कोई इस तरह का, देन चीफ एग्जीक्यूटिव इज अलाउड कि वो इसको रोक सकता है। चौथा, शेयर होल्डर आया, उसने कंपनी से कुछ सर्विस ली, फॉर एग्जांपल कंपनी को रिकॉर्ड देखने के पैसे शैसे दिए, याद है मेमोरेंडम की कॉपी वगैरह लें तो पैसे जमा कराएं, इसी तरह से कुछ रिकॉर्ड देखने के भी पैसे जमा कराने होते हैं। वो मेमोरेंडम की कॉपी ली, उसने कहा मैं अभी आया छोटा करा के, और वो कभी भी नहीं आया। अब डिविडेंड देते वक्त कंपनी को पता लगा कि उस बंदे से रिसीवेबल है, तो अगर एक बंदे का रिसीवेबल है और वो रिसीवेबल अमाउंट ज़्यादा है और डिविडेंड कम है, तो आप सारा डिविडेंड होल्ड कर लें, और अगर प्लस माइनस है तो उसका उतनी अमाउंट काट के बाकी उसे दे सकते हैं, ये आपका राइट है। तो हो सकता है कि कंपनी ने विदहेल्ड कर दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगेंस्ट एनी सम जो उससे रिकवरेबल था। उसके अलावा कोई ऐसी रीज़न जो हमें नहीं समझ आ रही, कोई भी ऐसी रीज़न जिसमें नॉन पेमेंट या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट, उस तक वारंट ना पहुंचना या नॉन पेमेंट कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है। डाकिया छुट्टी पे था, हमने तो खत भेज दिया था, हम तो ये मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं ना, हमने टीसीएस करा दिया था, वो टीसीएस वालों के रिकॉर्ड में पानी आ गया था। तो मतलब अगर कोई ऐसी रीज़न जहां नॉन पेमेंट हमारी गलती नहीं है तो वहां पे उसके अलावा भी अगर SECB कहे कि कुछ लोगों ने अगर आपको ये रिकॉर्ड ना जमा कराएं, आप उनका डिविडेंड रोक सकते हैं, आईडी कार्ड की डिटेल ना जमा कराई हो, शुरू में ये प्लान, और जब ये सेक्शन आया था तो इनका असल प्लान ये था कि आगे जाके कहेंगे जिसका NTN नहीं होगा आप उसको डिविडेंड नहीं देंगे। अभी भी नहीं, मतलब ये प्लान उन्होंने बनाया था, लेकिन इसने प्लान बनाया था वो भाई साहब दूसरे मुल्क भाग गए थे, उनको अचानक से हमने कह दिया था कि गलत आदमी है। अब मुल्क जब ख़राब हो रहा था तो हमने उनको दोबारा बुला लिया कि अब ये शायद दोबारा सही आदमी है। तो इसहाक डार ये उसके ज़माने में ये सारा कुछ हो रहा था। कंपनी लॉ पे 2-2.5 साल उसने बड़ा काम किया है, ये बड़ा पुराना लॉ था, ये 1984 से चला रहा था, 32 साल बाद चेंज हुआ था। इतना कुछ दुनिया में चेंज हो गया था, और हम अभी भी क्या कर रहे थे, फिजिकल खत भेजा करते थे सारे मेंबर्स को। अब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है और ये इलेक्ट्रॉनिक और वो सारा कुछ है, तो आप देखें अब जदीद चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो खैर कहने का मतलब है कि ये चीज़ जब आई तो उन दिनों उनको ये था कि टैक्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है, हर चीज़ पे टैक्स की लिमिट, हर चीज़ पे टैक्स की लिमिट। तो ये वाला सेक्शन में पहले उन्होंने कहा था जो आईडी कार्ड नहीं जमा कराएगा उसको नहीं मिलेगा डिविडेंड, और बाद में उनका प्लान ये था कि NTN जिसका नहीं होगा उसको हम डिविडेंड नहीं दिया करेंगे। तो ये एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, छोटा सा, लॉजिकल सा चैप्टर है, और हमने कोशिश की है कि इसके हर यूनिट पे रुक के अच्छी तरह से ठहर के समझ के से चलें। तो क्या हम आगे तैयार हैं? पक्का। फाइनल और इंटरिम का जो वो थोड़ा फाइनल और इंटरिम का डिफरेंस क्या है? फाइनल डिविडेंड है साल के एंड पे, साल के एंड पे जो भी डिविडेंड होगा ना वो फाइनल है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने बुक। हाँ, अब क्या होगा, फाइनल डिविडेंड, आप एक कंपनी के मेंबर बने और उसकी AGM आने वाली है, आपको कंफर्म पता है कि AGM पे डिविडेंड की बातें होंगी, आप वो बेचेंगे नहीं। AGM के आसपास लोग शेयर खरीदे बेचेंगे नहीं, उन्हें पता होगा कि भाई इसमें तो डिविडेंड है। AGM से पहले ना वो सेटल करके बैठे हुए होंगे। तो AGM वाले दिन ऐसा नहीं होगा कि उस दिन भी लोग एक दूसरे को शेयर बेच रहे होंगे, उस दिन सेटल हुआ होता है मामला। इंटरम डिविडेंड के वक्त ऐसा हो सकता है कि कंपनी अचानक से अनाउंस कर दे और एक बंदा जो है उसे पता ही ना हो और वो शेयर बेच चुका हो या अपने नाम ना ट्रांसफ़र कराया हो, और बाद में कह दे जी कंपनी आपका नाम लिखा हुआ होता तो हम आपको डिविडेंड दे देते। भाई मैंने शेयर खरीदा आज, 3 दिन बाद कंपनी ने अनाउंस कर दिया, और मैंने सोचा था कि मैं खरीद के 15 दिन बाद बेचूंगा, मैंने रजिस्टर में नाम का इंदराज ही नहीं कराया, कंपनी ने कह दिया डिविडेंड आ गया, रजिस्टर खोला मेरा नाम नहीं था, मुझे डिविडेंड नहीं मिला, मैं तो रोता रह जाऊंगा। कितना अच्छा होता कि कंपनी कहती है कि हमने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, हम बुक्स बंद करने लगे हैं, इस दौरान हमारी बुक्स बंद होंगी, इस डेट पे जिसके पास शेयर हुआ हम उसको डिविडेंड दे देंगे। मैं क्या करता, उस डेट तक होल्ड करता, एलिजिबल हो जाता, बुक्स क्लोज होती, मैं शेयर बेच देता। तो बुक क्लोजर कई दफ़ा इंटरम में किया जाता है। अगर बुक क्लोजर किया जाए तो डिविडेंड के 10 वर्किंग डेज डायरेक्टर्स की मीटिंग से शुरू नहीं होंगे। जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट हुआ है, बुक क्लोजर 8 दिन का है फॉर एग्जांपल, तो कमेंसमेंट डेट पहला दिन वहां से शुरू होगी गिनती। डन? आए जी फिर चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज आप अच्छे टाइम से फारिग हो सकते हैं। हाँ जी, अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न। कंपनियों में रिकॉर्ड्स जितनी भी तरह के होते हैं उसमें जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं और जो सालाना आपने जो गोशवारे जमा कराने हैं और साल के एंड पे जो चीज़ें करनी है, ये चैप्टर उसको डील करता है।
तो इस चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, क्वार्टरली अकाउंट्स की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की बात करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करते हैं और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं। 6 मेन एरियाज हैं, बट टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। सीधी सी बातें हैं कि ये वाला ये रिकॉर्ड होते हैं, इतने दिनों में इसको जमा कराना है, इतने दिन में ऑडिट कराना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। तो डिस्क्रिप्टिव बातें ज़्यादा हैं और वो डिविडेंड की तरह पेचो हम ज़रा कम है कि वो वाला ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा, वो ऐसे करके ये चीज़ इस तरह बुक क्लोजर फलाना होता है। तो ये चैप्टर सीधा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सीधा है। तो ये 9-11 जो है ना, ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं हमेशा मानता हूँ कि 9, 11 और 12 ये 3 चैप्टर सबसे पहले तैयार करने चाहिए। ये 3 चैप्टर जो कि आपको 30 से 40 नंबर का पेपर दे रहे हैं, इसमें तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहिए। जिसमें 2 सफ़े का बेचारा डिविडेंड का चैप्टर है, ठीक है, ये और जो वाइंडिंग अप है वो दरमियाने साइज़ के चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल किताब के कोई 16-17 सफ़े करके 35-40 नंबर पूरे होते लग रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको तो पूछना चाहिए उन सफ़ों को कि यार ये तो जो है ना, बस इनको तो मैंने घोल के पी जाना है। खैर, इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाऊँ, आगे चलते हैं। अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। कहानी शुरू होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। बुक्स ऑफ अकाउंट समझने से पहले हम एक डेफिनेशन को देते हैं, बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर। बुक्स या पेपर अगर कहीं लिखा हो बुक्स एंड पेपर या लिखा हो बुक्स और पेपर, कंपनी की जी बुक्स एंड पेपर्स, कंपनी की बुक्स हमें चाहिए, तो बुक्स का मतलब होगा कंपनी के सारे रिकॉर्ड, चाहे फिजिकल रिकॉर्ड हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, एग्रीमेंट्स आ जाएंगे, अकाउंट्स आ जाएंगे, इसमें वोचर्स आ जाएंगे, इसके अंदर आपके लेजर्स आ जाएंगे, यानी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड भी होगा और आपका जो बाकी रिकॉर्ड होता है, आपके रजिस्टर्स वगैरह, मीटिंग के रिकॉर्ड्स, फलाना फलाना, वो सब आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, डीड, वोचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी किस्म के मिनट्स, रजिस्टर मेंटेन ऑन पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एक ये डेफिनेशन है। फिर अगली डेफिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। आपसे को पूछे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, आप कहेंगे 3 बातें हमेशा होंगी। हर कंपनी की सेल एंड परचेज की डिटेल, हर कंपनी की इनकम एक्सपेंसेस की डिटेल, हर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल, ये हमेशा होगी। तो यानी कि जितनी भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं, जितना भी सेल परचेज हैं, जितना भी एसेट लायबिलिटीज़ हैं, ये हमेशा है। उसके अलावा कुछ खास कंपनियों में एक चौथी तरह की चीज़ को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहेंगे, वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाते हैं। वो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, आपने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं कंपनियां, उसमें ओवरहेड्स की वर्किंग, उसमें इतने सारे पर यूनिट कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, फलाना, वर्क इन प्रोसेस के रिकॉर्ड रखो। जो ट्रेडिंग वाली कंपनी है, चीज़ खरीदी बेच दी, चीज़ खरीदी बेच दी। तो बाकी कंपनियों ने 3 तरह के रिकॉर्ड रखने हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, माइनिंग, इस तरह की जो कंपनी है, इन्होंने एडिशनली कॉस्ट के रिकॉर्ड्स भी रखने हैं। आसान अल्फाज में कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग भी करनी है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप पढ़ते आ रहे हैं। बुक्स कहाँ रखनी है, कौन सी बुक्स रखनी है, किस तरह से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें ये तो समझ आ गया कि क्या है। अब इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आपकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपके अफेयर्स को सही से दिखाती हों। फिर ये दोबारा जुमला रिपीट हुआ है, जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह के रिकॉर्ड्स भी रखेंगे। ये हार्ड कॉपी में भी हो सकती हैं, कंप्यूटराइज भी हो सकती हैं। ये आपने 10 साल तक कम से कम संभाल के रखनी है। एट एनी इवन टाइम आपके पास पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इवन कंपनी की वाइंडिंग अप भी शुरू हो जाए तो आपका लिक्विडेटर, जब तक कंपनी बिल्कुल मर नहीं जाती, डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक उसके पास पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स महफूज होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि ये है क्या और उसकी हालत क्या होनी चाहिए। फिर अगला सवाल, ये रखे हुए कहाँ पे हों। आपके 3 प्लेसेस हैं, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी हो सकते हैं आपके रिकॉर्ड्स। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह रखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इस डिसीजन के 7 दिनों के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को बता दें, पूछे नहीं, बता दें। आप इंटीमेट करके किसी और जगह पे भी रख सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेज हो तो आप रजिस्टर ऑफिस या किसी एक जगह पे तो नहीं सारे रिकॉर्ड रख सकते, आपकी तो ब्रांचेस पे भी रिकॉर्ड ज़रूरी है, तो रखें ब्रांचेस पे रिकॉर्ड्स, लेकिन पीरियोडिकली वहाँ की समरीज उठा के रजिस्टर ऑफिस भेज दिया करें। पीरियोडिकल से मुराद हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, 15 के 15 दिन, 3-3 महीने, मतलब कोई भी टाइम पीरियड डिफाइन कर लें और उस पीरियोडिक इंटरवल के बाद आपकी सारी ब्रांचेस से समराइज रिकॉर्ड आपके रजिस्टर्ड ऑफिस या आपकी उस प्लेस पे आ जाने चाहिए जो आपने अपने पास मुख्तस की भी है। डन। तो 3 जगह रख सकते हैं, रजिस्टर ऑफिस या वो प्लेस जो आपने डिफाइन किया रजिस्ट्रार को बता के, और ब्रांचेस के केस में ब्रांचेस पे रखें और उसकी समरीज वहाँ उन 2 में से किसी एक जगह जो भी आपने डिफाइन किए वहाँ पे जमा करा दें। डन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक बहुत शदीद गलतफहमी पैदा हुई है, आप इसको मीटिंग्स के सेक्शन के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं।
मीटिंग के अंदर जो मिनट्स होते हैं उनको हमने अनलिमिटेड रखना होता है, सारे रिकॉर्ड्स को अनलिमिटेड नहीं रखना है, इसको 10 साल रखना है। ठीक, तो जो मेंबर्स डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमने ताहयात रखने हैं जब तक कंपनी जिंदा है, लेकिन बाकी रिकॉर्ड 10 साल तक, या जो लॉ कुछ और बता देगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। डन। तो हर जगह अनलिमिटेड नहीं है, जहन में रखना है। अच्छा, वो भाई ने पूछ लिया तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड वहाँ पे। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन हो सकती है। यस, अगर डायरेक्टर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करना चाहें तो वो कभी भी कंपनी के बिजनेस आवर्स में कंपनी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको लॉ ने पूरी इजाज़त दी हुई है। और जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, वो डायरेक्टर्स को इनकार नहीं करेंगे, वो उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के हवाले से। अब अगर मेंबर्स इंस्पेक्ट करना चाहें तो क्या मेंबर्स को इजाज़त है? लॉ ये कहता है कि अगर मेंबर्स अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो मेंबर्स जो है उनको हर चीज़ देखने की इजाज़त नहीं है। लॉ खुद बता देगा कि जी मीटिंग के मिनट्स वो देख सकते हैं, फलाना चीज़ वो देख सकते हैं, फलाना चीज़ वो देख सकते हैं। मेंबर्स आर नॉट अलाउड अनलेस कि उनको खासतौर पे मीटिंग में डायरेक्टर्स वगैरह ने स्पेसिफिकली परमिशन दे दी है। अदरवाइज मेंबर्स को अगर इंस्पेक्शन करनी है वो डायरेक्टर को बोलेंगे और डायरेक्टर वो इंस्पेक्शन करेंगे। तो मेंबर्स को लॉ ने खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अगर सारे मेंबर्स को इजाज़त देते तो हर वक्त कोई ना कोई मेंबर आके कोई ना कोई रिकॉर्ड उठा के देखता रहे। जिसके घर लाइट जाएगी वो कंपनी आ जाएगा, कंपनी के एसी में बैठेगा और कहेगा मुझे 7 साल पुराना वो रिकॉर्ड ला के दो। वो कहेंगे सर 2 घंटे लगेंगे उसे ढूंढने में। उसने कहा मुझे कोई जल्दी नहीं है। 2 घंटे बाद वो आएगा, इधर घर से मैसेज आ जाएगा भाईजान लाइट आ गई है। वो कहेगा हाँ रिकॉर्ड सही लग रहा है, ओके मैं फिर किसी दिन आऊँगा कोई और रिकॉर्ड चेक करने। तो मेंबर्स को इतनी खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं दी। उन्होंने जो नुमाइंदे बिठाए वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर्स है ना, तो डायरेक्टर्स फ्रीली चेक कर सकते हैं, बट मेंबर्स के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ओपन राइट नहीं है। कंपनीज एक्ट ने ये अलाउ की है कि कंपनीज एक्ट जहां इजाज़त दे दे या डायरेक्टर या जनरल मीटिंग में किसी जगह आप कोई खास किस्म की इजाज़त दे दें तो वो है जो बाय डिफॉल्ट रूल है, वो मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू सी एनीथिंग अनलेस के लॉ कह दे कि ये इजाज़त है, या डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग कह दे। डन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात खत्म हुई। अब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की। जब फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो किताब को अचानक से लगता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन बताए जाने की ज़रूरत है। माशाल्लाह से आप अकाउंटेंट हैं, आपको पता है वो कौन सी 5 चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं, वो 5 जहन में रखनी है, नीचे 2 इजाफी बातें कर देनी है। कंपैरेटिव, वो आपको पता है 7 पिछले साल का जो डेटा होता है, और आखिरी तो बहुत ही क्यूट सा जुमला है, एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फिर फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं चाहे वो ईयर है या नहीं। बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल ईयर उस ईयर को कहते हैं जिस ईयर के आप अकाउंट बना के भेज रहे हैं, बना रहे हैं, चाहे वो ईयर है या नहीं। भाई कंपनी का फर्स्ट ईयर, कंपनी बनी है 13 फरवरी को। अब 13 फरवरी को अगर कंपनी बनी है और कंपनी 30 जून या 31 दिसंबर पे क्लोजिंग कर रही है, तो पहली दफ़ा जो उनका पहला ईयर है वो पूरा ईयर कब है? तो उन्हें का फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वो टाइम जिससे रिलेटेड आप सालाना अकाउंट्स मेंबर्स के सामने रखते हैं, चाहे वो टाइम पीरियड जिसके अकाउंट्स बने हैं वो फुल ईयर है या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन लोग पढ़ के कंफ्यूज होते हैं। इन रिलेशन टू कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मींस द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एज द केस में बी लेड बिफोर जनरल मीटिंग। वो टाइम पीरियड जिससे रिलेटेड जनरल मीटिंग में सालाना गोशवारे मेंबर्स के सामने रखे गए वो फाइनेंशियल ईयर है, वेदर दैट पीरियड इज अ ईयर और नॉट, चाहे वो टाइम पीरियड ईयर है या नहीं। डन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अब होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें जो याद रखने वाली हैं। अगर ये एक रिवीजन क्लास ना होती तो मैं यहाँ एक बड़ा सा चार्ट बनाता, उसमें बताता कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, लिस्टेड कंपनियों ने क्या क्या एडिशनली करना है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। चूँकि एक रिवीजन क्लास है, इसका मिजाज ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, तो जस्ट मैं पहले ज़बानी डिस्कस कर लेता हूँ। अकाउंट सबसे पहले बनाए जाते हैं, जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो 12 महीने के बनाए जाएंगे, लेकिन सब्सीक्वेंट अकाउंट 12 महीने के होंगे। पहले अकाउंट 12 महीने से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सब्सीक्वेंट अकाउंट्स में कभी भी 12 महीने से ऊपर बनाने तो आपको स्पेशल अप्रूवल चाहिए। बन गए अकाउंट्स, हमने ही बात कर ली। अब अकाउंट्स को साइन कौन करेगा? अकाउंट को साइन करेंगे 2 डायरेक्टर, जिनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। अगर उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर गया हुआ है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और हम बताएंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव भाई ने साइन क्यों नहीं किए। ऑथेंटिकेशन हो गई, ओके। उससे अगला लेवल क्या है? उस अगला लेवल ये है कि आप उसको ऑडिट करवाएंगे। अब वो अकाउंट्स दिखाएंगे अपने ऑडिटर को और ऑडिटर उसको ऑडिट करेगा।
सारी कंपनियों के लिए ऑडिट मैंडेटरी है, लेकिन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 1 मिलियन से शेयर कैपिटल है वो ऑडिट नहीं कराएगी। पहले मैं पूरा प्रोसेस बता दूं फिर हम किताब में, क्योंकि ये सेक्शन अलग अलग तरतीब से चल रहे हैं, मैं प्रोसेस की तरतीब बताऊंगा फिर उसके बाद हम यहाँ पे हर सेक्शन को देख ही लेंगे इंशाल्लाह। ऑडिट 1 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी को कराना मैंडेटरी नहीं है। जब 1 मिलियन से छोटी कंपनी ने ऑडिट नहीं करवाना तो 1 मिलियन से जो छोटी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह और जो कंपनी के बड़े हैं वो एक एफिडेविट देंगे, हल्फिया बयान देंगे कि हमारे अकाउंट्स बने हुए, हमने देखे हुए, सब ओके है। चूँकि उनको ऑडिट तो हो नहीं रहा और मज़े की बात उन्होंने जमा भी नहीं कराने अकाउंट्स। ऑडिट हो गया, अब क्या होगा, अब आप मेंबर्स को बुलाएंगे मीटिंग के लिए। मेंबर्स को मीटिंग से 21 दिन पहले बुलाएंगे और अकाउंट्स मेंबर से अप्रूव कराने हैं। तो जब तक अकाउंट मेंबर से अप्रूव नहीं है वो ड्राफ्ट है। आप मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस देंगे, नोटिस के साथ आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट लगाएंगे, ऑडिटर की रिपोर्ट लगाएंगे, लिस्टेड कंपनी एडिशनली चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी लगा देगी। ये सारा उठा के हम भेज देंगे मेंबर्स को, मेंबर्स उन चीज़ों को देखेंगे और फिर उन्होंने मीटिंग वाले दिन आना है। जिस वक्त हम मेंबर्स को भेजेंगे, लिस्टेड कंपनी इजाफी स्टॉक एक्सचेंज, SECP और रजिस्ट्रार को 3 फिजिकल कॉपियाँ भी भेज देगी इन सारे अकाउंट्स की, इन सारी चीज़ों की, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अलग से भी भेज देगी। ऊपर से अखबार में इश्तिहार भी देगी। लिस्टेड कंपनी जब भी पेपर में आए ना, नोटिस की बात है, फलाना ने नोटिस भेजना, फलाना ने, जब भी आप नोटिस का जिक्र करें फ़ौरन से जेब से एक नंबर निकाल के लिख दें सामने। अगर नोटिस भेजने वाली एक लिस्टेड कंपनी है तो एक इंग्लिश एक उर्दू न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन में नोटिस पब्लिश भी होगा। लिस्टेड कंपनी ने अपने जितने भी मेंबर्स के जनरल मीटिंग के नोटिस होते हैं वो अखबार में देने होते हैं। जो भी अहम डिसीजन है, जब आपने मेंबर्स को बुलाना है तो आपने अखबार में भी देना है, एक उर्दू एक इंग्लिश। तो जहाँ कहीं पेपर में लिख बैठे हैं आपकी कंपनी नोटिस देगी मेंबर्स को, किसी और को नहीं, SECP वगैरह नहीं, मेंबर्स को, तो फ़ौरन से जज्बाती होकर लिख दें अगर कंपनी लिस्टेड है। बस देख लीजिएगा, हो सकता है सवाल में उन्होंने कहा हो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, बताएं उसका क्या प्रोसेस है, तो इतना जज्बाती नहीं होना। लेकिन ये एक फ्री नंबर आपके पास हमेशा मौजूद है, जिस सेक्शन में जहाँ फंस जाएँ ये एक इजाफी लाइन आपके पास मौजूद है अगर नोटिस का जिक्र हो रहा है। चलें जी, लिस्टेड कंपनी ने इस तरह से किया। लिस्टेड कंपनी में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कि इसके अकाउंट CFO भी साइन करता है। तो लिस्टेड कंपनी में कुछ इजाफी चीज़ें भी वो हैं। मेंबर्स को बुलाया, मेंबर्स ने अकाउंट्स देखे और अकाउंट्स ओके कर दिए तो वेरी गुड। अगर उन्होंने ओके नहीं किए तो भी दोनों सूरतों में आपने अब ये अकाउंट फाइल करने हैं रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार को आपने कहना है कि जी ये हमारे अकाउंट्स और मेंबर्स ने अप्रूव किए, या ये हमारे अकाउंट्स और मेंबर्स ने फलाना रीज़न की बेस पे अप्रूव नहीं किए तो बाद में क्या होगा, वो हमारी किताब उस पर साइलेंट है। तो जब ये साइलेंट है तो हम भी साइलेंट हो जाते हैं। तो बस हम अकाउंट्स अपने भेज देंगे रजिस्ट्रार के पास। 10 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने अपने अकाउंट्स रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड नहीं करना है। अब जब हम कहते हैं कि AGM होगी और AGM में अकाउंट्स रखे जाएंगे, तो AGM कब होगी? जो पहली AGM है वो 16 महीने के अंदर होगी, कंपनी के बनने के 16 महीने के अंदर। सब्सिक्वेंटली हर साल एक AGM होगी। पहली AGM जिस सन में हुई है उसके बाद हर ईयर में कम से कम AGM होनी चाहिए, और किस वक्त होनी चाहिए? जो उस कैलेंडर ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा, उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिनों के अंदर आप ये मीटिंग कराएंगे। फॉर सम रीज़न अगर आप 120 दिन में नहीं करा सके, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। SECP लिस्टेड कंपनी SECP को कहेंगी और बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को कहेंगी और वो एक्सटेंशन ले लेंगे। 30 दिन तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। डन। सारी बातें हम किताब में पढ़ते हैं, प्रोसेस समझना ज़रूरी है। अगेन वही बात है कि रेगुलर क्लास में ये सारा यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश इतनी नहीं है। आप लोगों का वक्त बड़ा कीमती है, हमारी तो खैर है। अच्छा जी, टाइम लिमिट। हर कैलेंडर ईयर में डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग में रखें 120 दिनों के अंदर। सिंगल मेंबर कंपनी हरकत नहीं करेगी। सिंगल मेंबर कंपनी सालाना मीटिंग बुला के अपने सारे मेंबर्स के सामने अपने सारे अकाउंट्स नहीं रखेगी, क्योंकि तो अकेला ही मेंबर है। तो AGM बुलाना और अकाउंट सामने रखना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑडिट करना उसके लिए रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट अकाउंट्स 16 महीने ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर रखे जाएंगे, और सब्सिक्वेंट अकाउंट्स हमने 120 दिन की बात की। आप एक्सटेंशन कर सकते हैं सब्सिक्वेंट अकाउंट्स में 30 डेज तक की लिस्टेड SECP बाकी रजिस्ट्रार के पास। आप अकाउंट्स 12 महीने से ऊपर नहीं बनाएंगे, रजिस्ट्रार से परमिशन लेके एक्सेप्शन डाली जा सकती है। ऑडिट से रिलेटेड ये कंपनी ऑडिट करवाएंगी और फिर ऑडिट रिपोर्ट भी अकाउंट्स के साथ अटैच होगी, लेकिन 1 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी पे ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है, ये याद रखना है। सेंडिंग कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटर, डायरेक्टर रिपोर्ट और चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट फॉर लिस्टेड कंपनी, ये आप कम से कम 21 दिन पहले मेंबर्स को भेज देंगे। लिस्टेड कंपनी 3 कॉपी SECP रजिस्ट्रार और उसको भेजेगी। यहाँ लिखा हुआ है 3 कॉपीज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट टू SECP रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज। तो लोग समझते हैं 3 कॉपी और 3 अथॉरिटी है, तो एक कॉपी एक अथॉरिटी को, दूसरी कॉपी दूसरी अथॉरिटी को। तीनों अथॉरिटीज़ को
तीन कॉपीज एंड एडिशनली इलेक्ट्रॉनिक एक कॉपी सिर्फ SCCP को भेजा जाएगा। रजिस्टर ऑफिस पे भी आप रखेंगे, अगर कोई मेंबर देखना चाहे तो वो देख सकता है, और आप अपनी वेबसाइट पे भी ये रिपोर्ट्स उस टाइम के लिए अवेलेबल करेंगे जो आपको SCCP कह देगा। फिर डायरेक्टर्स ऑथेंटिकेट करते हैं मीटिंग को अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, और डायरेक्टर्स की ऑथेंटिकेशन में हम क्या कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा और लिस्टेड कंपनी में CFO भी साइन करेगा। मेंबर सिर्फ अकाउंट से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन साइन मेंबर्स नहीं कर रहे होते। चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। 1 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव अगर उसने साइन किए, नहीं तो डायरेक्टर्स अगर उन्होंने साइन किए हैं तो वो ये कहेंगे कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। चूंकि देखिए 1 मिलियन से नीचे ने ऑडिट भी नहीं कराना और अकाउंट्स भेजने भी नहीं है, तो कम से कम वो हल्फिया बयान देंगे हमारे अकाउंट्स हैं, हमने देखे हैं, बने हुए और सही बने हुए हैं, ताकि कल को अगर हम उन्हें पकड़ना चाहें तो वो सल्फिया बयान पे पकड़ लें। SMC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही एक डायरेक्टर साइन करेगा। अब CFO का जिक्र था तो किताब ने सोचा CFO की डेफिनेशन दे दें। इंतहाई खूबसूरत डेफिनेशन जिसमें कुछ नहीं बताया। CFO का मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल है जो वो वाले काम करता है और वो वाली ड्यूटीज़ करता है जो कि नॉर्मली CFO करता है। CFO एक ऐसा शख्स है जो CFO जैसी हरकतें करता पाया जाए, वो CFO है। तो वो फंक्शंस और वो ड्यूटीज़ एज आर कस्टमरीली, नॉर्मली, आदतन, रिवायतन आर परफॉर्म बाय CFO। तो CFO वो शख्स है जो वो काम करता है जो CFO करता है। तो जो शख्स वो काम करता नजर आए जो CFO है, वो CFO है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि जो ये बंदा काम कर रहा है ये CFO वाले काम है, क्योंकि CFO तो वो वाला शख्स है जो वो काम करता है जो CFO। तो आपको CFO कभी भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप किसी बंदे को कहेंगे तुम कौन हो, वो कहेगा CFO। क्या तुम CFO वाले काम करते हो? उसने कहा हाँ। तो आप कहेंगे वो CFO वाले काम कौन से हैं? उसने कहा पता नहीं, क्योंकि मैं CFO हूँ और इसलिए मैं CFO वाले काम करता हूँ, बल्कि मैं CFO इसलिए हूँ कि मैं CFO वाले काम करता हूँ। तो इन्होंने छुपा लिया हमसे कि CFO क्या करता है। बस जो शख्स वो करता है जो CFO करता है तो फिर CFO ही होगा वो। तो एक बड़ी मजाकिया सी डेफिनेशन है। खैर, अकाउंट्स फाइल करने हैं आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चाहे अब अडॉप्ट हो ना हो, आपने 30 डेज़ के अंदर AGM के लिस्टेड कंपनी में और 15 दिनों के अंदर अदर कंपनी में आपने ये चीज़ भेज देनी है। जनरल मीटिंग अडॉप्ट ना करे तो आपने रजिस्ट्रार को इफेक्ट बताना है कि इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। 10 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हो गया? प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं है, उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन के अंदर है, वो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे ऑडिटेड हो या ना हो रजिस्ट्रार को भेज रही होती है। यानी कि 1 मिलियन से छोटी कंपनी जो है उसके ऊपर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है कि वो बहरहाल इसको भेज रही होती है। ये वाली बात आपके पास नहीं लिखी होगी ना? हाँ, ये मेरी स्लाइड पे अपडेट नहीं हुई है, चूँकि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने इसको ख़त्म कर दिया है, इस वाली बात को। सेक्शन 234 ये नहीं आ रहा ना आपके पास? हाँ, तो ये जो है वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती वाली स्लाइड आ गई, इसको मैं बल्कि अभी के अभी इसमें से निकाल दूं, ये गलती दोबारा ट्रैवल ही ना करे। कितनी गलत बात हुई है। ये ख़त्म हो गया। कितना क्यूट सा हो गया। ठीक हो गया जी। फाइनल अकाउंट्स हमारे खत्म हो गए। अब 2 तरह के स्पेशल अकाउंट्स हैं, क्वार्टरली अकाउंट्स और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। क्वार्टरली अकाउंट्स एक चीज़ जहन में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली अकाउंट्स बनाएगी। क्वार्टरली कहते हैं हर 3 महीने वाले अकाउंट्स को। क्वार्टर आपको पता है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है? तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। जब सेकेंड क्वार्टर ख़त्म होता है तो तकरीबन आधा साल ख़त्म हो चुका होता है, और जब फोर्थ क्वार्टर ख़त्म होता है तो पूरा साल ख़त्म हो गया होता है। तो जो फोर्थ है उसको मैं क्वार्टर नहीं कहूँगा, मैं उसे फाइनल कहूँगा, और जो सेकंड है उसको मैं सेमी एनुअल या हाफ ईयर कहूँगा। तो इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट क्वार्टर और इसको मैं कह देता हूँ थर्ड क्वार्टर। तो टेक्निकली क्वार्टरली अकाउंट्स 2 हैं, एक फर्स्ट क्वार्टर, एक थर्ड क्वार्टर। जो सेकंड क्वार्टर है वो क्वार्टर नहीं है, वो हाफ ईयर है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसी सेक्शन में। और जो चौथा क्वार्टर है वहाँ क्वार्टर नहीं होगा, वो फुल ईयर होगा। तो आपने करना ये है कि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के अकाउंट्स बनाने हैं, चाहे आप उसे ऑडिट करवाएं या ना करवाएं, कोई मसला नहीं है। ये आपने मेंबर्स को
डिस्प्ले कर देने अपनी वेबसाइट पे। कंपनी अपनी वेबसाइट पे अपने सारे अकाउंट्स डिस्प्ले करेगी। क्वार्टरली अकाउंट्स आपने सारे के सारे अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करने हैं। वेबसाइट पे डिस्प्ले कितने अरसे में करने हैं? पहला और तीसरा क्वार्टर जो है वो 30 दिनों में डिस्प्ले करना है। जो सेमी एनुअल या हाफ ईयरली अकाउंट्स हैं वो 2 क्वार्टर जुड़े हुए होंगे, ये आपने 60 दिनों में डिस्प्ले करना है। और नीचे वाले को तो अगर आपको याद हो 120 दिन। तो अगर किसी भी टाइम पे आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि ये क्वार्टर कितनी कितनी देर के बने हुए होते हैं, तो आपने इसमें से 0 माइनस कर देना है। पहला क्वार्टर 3 महीने का होता है, दूसरा क्वार्टर 6 महीने का होता है, तीसरा क्वार्टर 3 महीने का होता है, और चौथा क्वार्टर होता ही नहीं, 12 महीने। या रिवर्स चलते हैं, हम कहें ये 3 महीने के होते हैं, ये 3 महीने के होते हैं, ये 6 महीने के होते हैं, और ये 12 महीने के होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कितने अरसे में वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है, आपने क्या कहना, मुझे 0 डालने दो, इतने अरसे में डिस्प्ले करने हैं, इतने अरसे में अवेलेबल करने हैं। तो याद रहेगा, पहला और तीसरा ऑडिट अनऑडिट दोनों तरह से चलेगा। इस वाले को रिव्यू करवाना है और इस वाले को ऑडिट करवाना है। डन। पहला क्वार्टर 3 महीने का है। मुझे याद करके बताएं, एजीएम कितने महीने में करानी होती है ईयर एंड के? 120 डेज, तकरीबन 4 महीने। जब 4 महीने में एजीएम करा रहे होंगे 120 दिनों में, तो अगले साल का जो पहला क्वार्टर है जो 3 महीने का होना चाहिए और जो 30 दिनों में डिस्प्ले होना चाहिए, दोनों की टाइमलाइन करीब करीब हो गई। यानी ऐसा हो रहा होगा कि आपकी एजीएम जिस वक्त हो रही होगी या जिस वक्त आप मेंबर्स के सामने अपने सालाना अकाउंट्स रख रहे होंगे, तकरीबन उसी के आसपास आप अपने उस अगले साल का पहला क्वार्टर रख रहे होंगे। अब अगर आपकी एजीएम एक्सटेंड हो गई किसी वजह से, तो फिर आपको ये वाला क्वार्टर भी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। याद रहेंगी सारी बातें? अंग्रेजी पढ़ते हैं। हर लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी 30 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर और 60 डेज ऑफ क्लोज ऑफ सेकंड क्वार्टर। एसईसीपी कंपनी की एप्लीकेशन पे एक्सटेंड कर देगा पीरियड ऑफ फाइलिंग फर्स्ट क्वार्टर अकाउंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। फर्स्ट क्वार्टर एक्सटेंड हो जाएगा 30 डेज तक इफ कंपनी वाज अलाउड एक्सटेंशन इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल की एजीएम अगर आगे हो गई तो आपको ये 30 दिन की इसमें एक्सटेंशन। हाफ ईयरली अकाउंट्स यानी कि सेकंड क्वार्टर shall be subject to limited scope review by auditors और in such terms and condition जो आईके पर एसईसीपी दोनों भाई मिलकर डिफाइन कर लें। ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे रखे रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली एसईसीपी, स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार को दे दिए जाएंगे। अगर कोई भूला भटका मेंबर कहे कि जी मुझे ये वेबसाइट वाली बातें नहीं समझ आती, मुझे फिजिकल में कॉपी चाहिए, तो यू आर बाउंड कि आप उसको फिजिकल कॉपी भी देंगे। अगर कोई मेंबर डिमांड करता है तो आप उसको फिजिकल कॉपी भी देंगे। अप्रूवल ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट वैसे ही है जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स की पढ़ी थी। डन। फिर हम आते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनका दूसरा नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। हर वो कंपनी जो होल्डिंग कहलाती है वो बनाएगी। आपको पता है होल्डिंग कौन सी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक ऐसी कंपनी हो जो इस वजह से होल्डिंग है कि उसकी कोई ना कोई सब्सिडरी है। कानून में होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है कि होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ तब कह सकते हैं जब एक दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है जो कि सब्सिडरी कंपनी है। तो खैर, अगर एक कंपनी जिसकी कुछ सब्सिडरी, एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं, उसने अपने साल के एंड पे अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ अपने ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं। तब ये 2 अलग अलग फाइनेंशियल्स हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक खास ईयर एंड के होंगे, उसी ईयर एंड के आपके ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। जिसने आपके अकेले अकाउंट्स को ऑडिट किया वही आपके ग्रुप के अकाउंट्स का भी ऑडिट करेगा। आपके ग्रुप के अकाउंट्स में जो सब्सिडरीज हैं उनका डाटा डाला हुआ है, अगर उस पर कोई ऑडिटर ने एतराज़ किया था, कोई बात की थी, उस पर कोई ख़ास मैटर हाईलाइट किया था, कुछ भी उसने रिजर्वेशन कुछ इस तरह की बात की थी, तो आप अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, ग्रुप के अकाउंट्स में उन चीज़ों का तस्करा करेंगे। अब एक बड़ा मसला आ जाता है, अगर दोनों की ईयर एंड मैच ना करें फिर क्या होगा? अगर तो दोनों की ईयर एंड मैच कर जाएं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप होल्डिंग की ही ईयर एंड पे, सब्सिडरी का भी ईयर एंड है, दोनों को इकट्ठे कंसोलिडेट कर दो। अगर मैच नहीं करे तो लॉ कहता है पीछे मुड़ के देखो, होल्डिंग कंपनी के ईयर एंड से पीछे मुड़ के देखें सब्सिडरी का कब हुआ था एंड ईयर एंड। आपके सेम टाइम पे नहीं है तो पीछे पलट के देखें कि उनका कब हुआ था। अगर उनका ईयर एंड आपके ईयर एंड से 90 दिन से भी पीछे खड़ा हुआ है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल उनका ईयर एंड आपके ईयर एंड से 150 दिन पीछे हुआ है, तो वो अपने ईयर एंड से आपके ईयर एंड तक के 150 दिन के अकाउंट्स बनाएंगे।
इंटरम अकाउंट बनाएंगे। उसका ऑडिट उन्होंने नहीं कराया होगा, उन्होंने तो अपने ईयर एंड का ऑडिट कराया होगा, वो आपको भिजवाएंगे, आप कंसोलिडेशन पर्पस के लिए शामिल करेंगे और आपका ऑडिटर जब ओवरऑल पिक्चर देख रहा होगा तो उनको वेरीफाई कर लेगा अगर होल्डिंग ईयर एंड और सब्सिडी का ईयर एंड डिफरेंट है। लॉ ये कहता है कि अगर होल्डिंग और ये सब्सिडी का ईयर एंड करीब करीब है और आप चाहते हैं उसको जोड़ना तो हम आपकी मदद करेंगे। आप एक्सटेंडेड एजीएम कराओ, हम इजाज़त दे देंगे। आप अकाउंट 12 महीने से ऊपर नीचे बना लो, हम इजाज़त दे देंगे। अगर एक कंपनी का ईयर एंड 2 महीने बाद और एक का 2 महीने पहले है और वो 13 महीने का अकाउंट्स बना ले, वो 1 महीना पहले एजीएम कर ले, वो 1 महीना बाद कर ले, कुछ इस तरह से कर करके अगर आपको कोई कानून तोड़ना पड़ जाए हम इजाज़त देंगे, अगर आपका मकसद है दोनों कंपनियों का ईयर एंड कोइंसाइड करना, जोड़ना। लें जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी के साथ उसकी सब्सिडरी और वो सारी चीज़ें, एक ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज हैं ईयर एंड के वक्त, वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ग्रुप के बनाएगी। ये अकाउंट्स 4 स्केजुअल को फॉलो करेंगे, 4 स्केजुअल ने जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं डिस्क्लोजर की उसको फॉलो करेंगे। अगर सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर प्रोसीड करता है, सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर पीछे है आपसे, किससे? होल्डिंग से, बाय मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा का गैप है, तो फिर क्या होगा? ये सब्सिडरी इंटरम क्लोजिंग बनाएगी और होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से अपने इंटरम इजाफी अकाउंट्स बना के अवेलेबल कर देगी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए। होल्डिंग का ही ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऑडिटर की रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन, कोई एतराज लगाया गया तो वो कोई नोट, सेविंग, कोई बात जो वो बताना चाह रहा है, तो ऑडिटर ने सब्सिडीज वगैरह में जो जो एतराज किए हैं, जो जो बात की है, आप अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में उसका जिक्र भी करेंगे। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही लोग साइन करेंगे जिन्होंने मेन अकाउंट साइन किए थे, वो सारी प्रोविजन फाइलिंग की, अकाउंट्स की, वो सब उसी तरह से अप्लाई कर रही होगी। एसईसीपी को अगर लगे कि कोई होल्डिंग और कोई सब्सिडरी कंपनी इस सेक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर सकेंगी फॉर सम रीज़न, एक होल्डिंग कंपनी है, क्यों? क्योंकि उसने 29 जून को एक कंपनी को खरीदा है और 30 जून आ गई। अब वो कहेगी जी खुदा का खौफ करें, हम 2 दिन बाद ले लेते तो हमें ये ना करना पड़ता। तो हो सकता है एसईसीपी कुछ कंपनियों को कुछ खास तरह से रिलैक्सेशन दे दे, वो नहीं बताया गया कौन सी है, लेकिन ये कह दिया कि हमारे पास ये गुंजाइश है कि हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट चल रही है, कोई कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी होगी, पेनल्टी वगैरह आपको। ये सेक्शन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी और उसकी सब्सिडरी को अप्लाई नहीं करेगा अगर दोनों का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से नीचे है। होल्डिंग कंपनी भी 1 मिलियन से नीचे है, सब्सिडरी भी। एक कंपनी है जो 2 लाख रुपए से चल रही है और उसकी सब्सिडरी है 1 लाख रुपए से चल रही है, तो इसमें पब्लिक का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनके ग्रुप के अकाउंट्स पता लगें कि ये 3 लाख के इकट्ठे अकाउंट से ऐसा क्या कर रहे हैं। तो अगर होल्डिंग भी गरीब है, सब्सिडरी भी गरीब है और होल्डिंग प्राइवेट भी है, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे अब उसको कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं कहेंगे। फिर होल्डिंग और सब्सिडरी का ईयर एंड उन्होंने कहा जी इंश्योर करेंगे कि दोनों का ईयर एंड कोइंसाइड करे, एक्सेप्ट देयर आर गुड रीजन, अगर मजबूरी है तो नहीं हो। एसईसीपी ऑन एप्लीकेशन आपको हर तरह से सहूलत देगी, फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड करने की, कोई और रिलैक्सेशन, कुछ और चीज़, एजीएम, किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन एसईसीपी आपको देने के लिए तैयार है। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स क्लियर है? फिर हम आते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट अगेन एक रट्टे से भरपूर चीज़ है, एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं और आई के अपने भी बिल्कुल आसरा नहीं किया और इधर से बहुत ज़्यादा रट्टा भी पूछा हुआ है। 17-18 पॉइंट्स हैं और आई के अपने पूरे के पूरे भी पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्टर रिपोर्ट कौन सी कंपनियाँ बनाती हैं। किताब ने ये बताया कि कौन सी कंपनियाँ नहीं बनाती। मैं आपको बताऊँगा कौन सी कंपनियाँ बनाती हैं। हर पब्लिक कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाती है, हर वो प्राइवेट कंपनी जो 3 मिलियन से बड़ी है वो बनाती है, और हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी है वो बनाती है। यानी कि सारी पब्लिक कंपनियां बनाएंगी, वो प्राइवेट कंपनियां जो पब्लिक की सब्सिडरीज है वो भी बनाएंगी, और वो प्राइवेट कंपनियां जिनका कम से कम 3 मिलियन कैपिटल है वो भी बनाएंगी। अब मुझे बताएं कौन सी नहीं बनाएगी? वो प्राइवेट कंपनी जो ना पब्लिक की सब्सिडरी हो और ना उसका कैपिटल 3, तो वो नहीं बनाएगी। तो किताब ने कहानी यहाँ से शुरू की है कि डायरेक्टर रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन। बाकी सबने बनानी है। तो बजाय इसके कि बता दें कि किस किसने बनानी है, उसने कहा किसने नहीं बनानी। तो ये आपको याद रहेगा। हर कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी, बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगा। एसईसीबी जनरल स्पेशल ऑर्डर से कंपनियों को डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ कोई और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस अगर कहता है जी आपने ये इजाफी स्टेटमेंट भी देनी है, तो वो हम देना हमारे लिए वाजिब हो जाएगा। साइन कौन करेगा डायरेक्टर रिपोर्ट को? वही लोग जो उसको साइन कर रहे होते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर। अब इसमें कंटेंट्स क्या होंगे? कंटेंट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 सारी कंपनियों के क्या कंटेंट होंगे। नंबर 2 जो पब्लिक हैं और उनकी सब्सिडीज हैं। इसका मतलब है कि बाकी कंपनियों में आ गई प्राइवेट कंपनी जो 3 मिलियन से बड़ी है,
तो सारी कंपनियां क्या कंटेंट देंगी, फिर जो पब्लिक कंपनियां वो इजाफी क्या कंटेंट देंगी, और जो लिस्टेड कंपनियां वो मजीद इजाफी क्या कंटेंट देंगी। तो अगर वो आपसे पूछें कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 3 मिलियन से ऊपर कैपिटल है और ना वो पब्लिक की सब्सिडी और ना वो पब्लिक है, वो क्या करे, तो आप कहेंगे वो 3 बातें बताएगी। वो बताएगी कंपनी के बिजनेस अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, वो बताएगी कि डिविडेंड कितना रिकमेंड हुआ, और वो बताएगी कि कितनी अमाउंट रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर हुई है। 2 ही तो बातें शेयर होल्डर्स को चाहिए, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, एंड कंपनी ने एंड पे प्रॉफिट के साथ क्या किया, या डिविडेंड बांटा या उसको रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया। तो हर कंपनी में 3 बातें लाजमी हैं, कंपनी का बिजनेस कैसा चला, डिविडेंड के साथ क्या हुआ, और रिजर्व्स में क्या हुआ। ये हर कंपनी में। इजाफी अगर आप पब्लिक कंपनी भी हैं तो कुछ एडिशनल बातें हैं जो कि सफ़े पे ख़त्म नहीं होती, अगले सफ़े पे भी जाएंगे। आपके जो इस साल आपके डायरेक्टर रहे किसी भी वक्त, वो आपकी कोई भी कमिटमेंट वगैरह, कोई भी चेंजेस वगैरह ईयर एंड के बाद डेट ऑफ रिपोर्ट तक, कोई भी मटेरियल चेंजेस जो आपके फाइनेंशियल ईयर में हुई, आपकी बिजनेस में, आपकी होल्डिंग का, आपकी सब्सिडी, इन सारे के उसमें ऑडिटर ने कोई एतराज़ लगाया आप उसके ऊपर बात करेंगे, कंपनी की ईपीएस बताएंगे, लॉस हुए हैं तो लॉसेस की रीज़न बताएंगे, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, बड़े शेयर होल्डर्स कितने हैं, छोटे शेयर होल्डर्स कितने हैं, कंपनी की अगर होल्डिंग कंपनी किसी दूसरे मुल्क में है उसके बारे में बताएंगे कि हमारी कंपनी की होल्डिंग फलाना मुल्क में है। कोई रीपेमेंट ऑफ लोन्स या इंटरेस्ट वगैरह इसके अंदर कोई डिफॉल्ट हुआ है आपका, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव के सैलरी, बेनिफिट्स, इस तरह की चीज़ें बताएंगे, कंपनी के प्रिंसिपल रिस्क अनसर्टेनिटीज़ और कौन कौन से कंट्रोल्स और उसमें क्या कमियां हैं वो बताएंगे। कोई भी कंपनी नहीं शौक से बताएगी, लेकिन कानून कहता है कि आपने बताना है। एक लिस्ट है जिसको आपने याद रखना है। अगर इजाफी आप लिस्टेड कंपनी है तो कुछ और बातें भी बतानी है, कंपनी की मेन ट्रेंड्स वगैरह, फ्यूचर डेवलपमेंट, ग्राफ, रेशोज़ वगैरह क्या चल रहे हैं, कंपनी ने अपनी इन्वायरमेंट पे क्या असर किया, कंपनी के बिजनेस से इन्वायरमेंट कितनी मुतासर हुई, कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी समाजी जिम्मेदारियाँ, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी के लिए अच्छे काम क्या किए वो बताएंगे, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बच्चे कंट्रोल मेंशन कर वो रखेंगे वो बताएंगे, और अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया हालांकि प्रॉफिट्स थे तो क्यों, और बताएंगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान है वो बताएंगे। डन। देन लास्ट थिंग, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब है सालाना आपने अपने चीज़ें जमा करानी है। जैसे टैक्स रिटर्न होती है ना इनकम के गोशवारे, तो कंपनी के सालाना गोशवारे, दिस इज नॉट इनकम के गोशवारे, कंपनी के सालाना रिकॉर्ड। हर कंपनी अपनी एजीएम के दिन जो उसके अपडेटेड पर्टिकुलर्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह कौन है, ऑडिटर्स कौन है, अपने ऑफिसर्स की डिटेल, मेंबर्स कौन कौन है, डिबेंचर होल्डर्स कौन कौन से हैं, लोन किन्होंने दिया हुआ है, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, फलाना क्या फलाना क्या, एक लंबी चौड़ी डिटेल है। फॉर्म ए और फॉर्म बी हमारे सिलेबस में नहीं है। हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है। आपने सालाना अपनी ये सारी चीज़ एजीएम के बाद भेजनी है एज अपडेटेड ऑन एजीएम। अगर आपकी साल में एजीएम ही नहीं हुई तो फिर आपने मतलब साल गुजर रहा है और एजीएम नहीं हुई तो कैलेंडर ईयर का आखिरी दिन आ जाएगा 31 दिसंबर। फिर 31 दिसंबर की डेट तक की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी क्योंकि सालाना रिटर्न है। उस दिन तक की अपडेटेड, मैं नहीं कह रहा उस दिन भेजनी है, उस दिन तक की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको आगे कुछ दिन मिल जाते हैं भेजने के लिए। अब इसको देखते हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अलग अलग फॉर्मेट पे एक एनुअल रिटर्न भेजेंगे एज ऑन डेट ऑफ एजीएम अपडेटेड डाटा, या लास्ट डेट ऑफ कैलेंडर ईयर जहां एजीएम हुई नहीं या हुई तो कंक्लूड नहीं हुई। एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को 30 दिनों में आपने अबव डेट, ये जो डेट ऑफ अपडेट है एज एट, उसके 30 दिनों में आपने उनको वो करना है। लिस्टेड कंपनी में रजिस्ट्रार इसको मजीद एक्सटेंड जरूरत पड़ने पे 15 दिन तक कर सकता है। अब ये जो आपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स भेजे हैं ये सारे वो पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो ऑलरेडी आपने किसी रजिस्टर से उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि एनुअल रिटर्न के लिए आप अलग वर्किंग बना रहे हैं और आपके रिकॉर्ड में आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। एनुअल रिटर्न आपने वही भेजनी है जो आपके रिकॉर्ड में डाटा है वो उठा के भेजना है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक साल और अगले साल कोई डाटा चेंज हुआ, डायरेक्टर भी वही है, ऑडिटर भी वही है, शेयर कैपिटल भी वही है, सब कुछ वही है, रजिस्टर ऑफिस भी वही है, तो फिर अगले साल ये बता दें कि हमारा डाटा सेम है। रिटर्न मत भेजें लेकिन ये जुमला ज़रूर बताएं कि हमारा डाटा सेम है। और अगर एक प्राइवेट कंपनी एक छोटी सी तो उसको इतना बताने की भी जहमत नहीं करनी। ऑल पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू सबमिटेड शैल बी प्रीवियसली एंटर्ड इन वन और मोर रजिस्टर। नो नीड टू फाइल रिटर्न इन केस देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स। अगर कोई चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट में वो नहीं है बस आप इन्फॉर्म कर दें कि कोई चेंज नहीं है। और अगर एक एसएमसी हो या एक छोटी प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन से छोटी है तो उसको तो इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। डन। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है इसमें।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अलग से एजीएम के साथ दूसरे वाली फाइलिंग में भेज रहे हैं, तो इस एनुअल रिटर्न में कंपनी की डिटेल्स हैं, कंपनी, उसके ओनर्स कौन हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स कौन हैं, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, इस तरह की डिटेल होती है। कभी मूड हो तो ये फॉर्म ए फॉर्म बी कहलाता है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा फॉर्म ए फॉर कंपनीज, फॉर्म बी, तो उसमें वही पूरी डिटेल आ रही होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। डन। तो थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का चैप्टर है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं और काफ़ी हद तक क्रैमिंग बेस्ड बातें हैं। अगर आप इसके पास पेपर्स भी देखेंगे तो आपको लॉजिकल ना होने के बराबर सवाल नज़र आते हैं, इसमें सीधे सीधे सवाल ज़्यादा हैं और डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट तो जालमों ने बहुत पूछे। तो ठीक है, किसी दिन आपकी जल्दी भी छुट्टी हो जानी चाहिए, ठीक, और मुझे भी मौका मिल जाएगा, मैं ऑडिट की स्लाइड्स जो है वो अपडेट कर लूँगा, उसमें एक आध स्लाइड ज़रा मेरी अपडेट होने से रह गई थी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। हमारा चैप्टर 12 के साथ चैप्टर 6 है गालबन, तो कल भी मज़े का टारगेट है इंशाल्लाह।